केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की सभी उपलब्धियों को रखा भी गया है कि सरकार की ओर से कौन सी योजनाओं को लागू किया गया, किस तरीके से काम किए गए हैं और कौन से बड़े और ऐतिहासिक कदम रखे। इसी पर चर्चा भी हम कर लेते हैं। विपक्ष का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी से विदुर रावल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, अनुज अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का की बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। विदुर रावल जी, पहला सवाल आप ही से आज, क्योंकि 11 साल पूरे हुए हैं केंद्र की मोदी सरकार को। 11 साल पूरे, लेकिन सपने अभी कौन से अधूरे? सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, ये 11 साल जो है उपलब्धियों भरे 11 साल रहे। ये 11 साल जो है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो प्रकाष्ठा पार कर सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण काम जो है इन 11 सालों में हुए। किस प्रकार से समर्थ और सक्षम भारत की नींव रखी गई और उस नींव पर खड़ी एक बहुत सुंदर इमारत अब खड़ी की गई है। और आज भारत जो है ये आज संकल्प लिए हुए है कि 2047 तक इसी गति से चलते हुए, इसी स्थिरता के साथ, इसी निरंतरता के साथ और इसी जोश और जज्बे के साथ चलते हुए आज विकसित होकर रहेगा। ये भारत ने 2047 जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे कर चुके होंगे, वो हमने संकल्प लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप 4 से 5 ऐसे फटाफट से पॉइंट्स बताइए ताकि हम संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उनसे इसको लेकर उनकी राय भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 4 से 5 पॉइंट फटाफट। देखिए, मैं फटाफट आपको जो है 4-5 प्रमुख बिंदु बता देता हूँ। ठीक है। जो भारत की आर्थिक स्थिति है वो देखते ही बनती है। कहा मूडीज ने 2013 में भारत की जो रैंकिंग की हुई थी, भारत को फ्रजाइल 5, सबसे बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमीज जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे खींच रही थी, ऐसा मूडीज ने किया था। वही मूडीज जो है 2023 तक आते आते जो है भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती 5 इकोनॉमीज में करती है। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी है। कहां पर जो कांग्रेस वाले थे हमें 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे आर्थिक महाशक्ति के तौर पर, आज हम चौथे रूप में आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हैं। कहां पर हमारे जो विदेशी रिजर्व थे वो निग्लिजिबल अमाउंट में थे और कहां आज जो है 650 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का हमारे हैं। जहां तक सैन्य सशक्तिकरण की बात है, कहां पर हमारे देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने देश की संसद में खड़े होकर, एक एंटनी साहब ने कहा था कि हम जो है बॉर्डरिंग एरियाज में ढांचागत विकास नहीं करते, कहीं उनका उपयोग कर कर चीनी आके दिल्ली और मुंबई में घुस जाएं। और कहां पर आज जो है हमने आज एक नींव रखी है। आज दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज जो है हमने देखा, चेनाब ब्रिज जो है 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। ये तो सेना को क्योंकि आप इनके पास जा रही हैं, मेरा सवाल लेके जाइएगा, क्योंकि ये तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं दे सकते थे। मोदी सरकार के दौरान 1,25,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स गए हैं। किस प्रकार से इन लोगों ने देश की सेना को पंगु बनाने का प्रयास किया था, देश की सेना का हौसला तोड़ने का आज भी प्रयास करके रखते हैं, ऊटपटांग बात कर कर, ऊटपटांग सवाल कर कर, हमारे दुश्मनों की भाषा बोलकर। किस प्रकार से ढांचागत विकास जो है आज जो है नई नई ऊंचाइयों पे चल रहा है। मैं छोटे छोटे से एक एक शब्द के 2 सूचकांक आपको बता देता हूँ। जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कांग्रेस के समय यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जो है 25.7 हजार किलोमीटर जो है 4 से लेकर 14 तक बनी। वो अब जो है 14 से लेकर 25 तक जो है यानी पिछले 11 साल में आज जो है 63,000 किलोमीटर से अधिक बन चुकी है। जहां तक विद्युतीकरण की बात है रेलवे नेटवर्क की, ये पूरे 10 साल में केवल 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर पाए। आज हम 70,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर। ठीक है विदुर रावल जी, संदीप त्रिपाठी जी से इसका हम ले लेते हैं जवाब। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए आज बीजेपी के 11 साल पूरे हुए हैं। 11 साल बीजेपी बेमिसाल बता रही है, आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि आप भी देखिए विदुर रावल जी ने भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं। श्वेता जी, पहली बात तो हैप्पी बर्थडे भाई, आपका जो है जन्मदिन है। लेकिन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि 11 साल को आप कैसे देखते हैं, तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि 11 साल जनता बेहाल। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की
जो कमिटमेंट होते हैं उसके आधार पर हम आकलन करते हैं कि वो कितनी सफल रही है, कितनी असफल रही है। इसलिए कि आप अगर चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, फिर उस पर सवाल ना हो और फिर आप तीसरी तरफ दिखाना शुरू कर दीजिए, तो ये भी गलत है। अब थोड़ा सा पहले इनके वादों की बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि 2047 में ये हम कर लेंगे। ये पहले जब हम बैठते थे डिबेट में, तब ये कहते थे कि हम 2022 में ये कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। भैया कहाँ चला गया वो? गुजरात फिर से वापस चला गया क्या? 15 लाख देने की बात कही थी, चलिए वो तो जुमला बता ही दिया आपने। 2 करोड़ रोजगार प्रति ईयर देने की बात कही थी, क्या हुआ भैया उसका? पेट्रोल डीजल आपने कहा था दाम कम करेंगे, उसका क्या हुआ भैया? आपने कहा था माँ गंगा को साफ कर देंगे, हमने 33 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, आप कितने लगाए जरा बता दीजिए भैया। आपने कहा था किसानों की आमदनी 2022 तक हम दुगना कर देंगे, भैया कितना हुई? उनकी तो आमदनी कम हो गई। ये सरकार के आंकड़े हैं, 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आज उनकी आय है। अब आते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद 2022 में आपने कहा था हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। भैया वो बुलेट ट्रेन का फिर से गुजरात के जो है वाडानी वाले उसमें मुद्रा फोर्ट पे चली गई क्या? कहाँ चली गई जरा बताइएगा जरूर। उसके बाद आपने कहा था कि पीएम किसान निधि हम सबको 2022 तक सारे किसानों को दे देंगे। 11 करोड़ जब स्टार्टिंग हुई योजना तो 11 करोड़ किसानों को आप दे रहे थे, आज 7.86 लाख करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मतलब आपने संख्या कम कर दी, लगातार घटा दी बढ़ाने के बजाय। ये कैसे हुआ जरा ये भी बताइएगा। जरा आप बताइए, आपने कहा था कि जितने भगोड़े हैं विजय माल्या से लेकर 5,000 संदेशरा से लेकर 5,000 व्यापारी इस देश का पैसा लेकर भाग गए, जिसमें नीरव मोदी, मोदी जी वाला मोदी रिश्तेदार वो भी है। वो भैया कहाँ है जरा बताइए पता करके। जरा ये बताइए, आपने कहा था कि हम सबको पक्का मकान 2022 तक दे देंगे, क्या दे दिए क्या भैया? आपने कहा था कि हम अभी रिसेंटली में राजस्थान में कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, भैया मिल रहा है क्या जरा बताइएगा। आपने कहा था कुपोषण मुक्त कर देंगे 2022 तक, क्या हुआ भैया आप बताइएगा जरूर। ठीक है आपने कहा संदीप जी, था आपके 24 सवाल दिसंबर का हम लेंगे जवाब इस पर, विदुर रावल जी का भी। ठीक अच्छा है, अब आते हैं थोड़ा पॉइंट पे जो इन्होंने बात की उस पर बात कर लेते हैं। अभी इन्होंने 2-3 चीजें बात की। सेना को भैया आप कह रहे हो कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान पे तो हमने जवाब दे पाएंगे। अब मोदी जी वाली यूनिवर्सिटी से जहां से मोदी जी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए हो, वहां से आप बात करिएगा तो नहीं बता पाएंगे, न नागपुर यूनिवर्सिटी की बात कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं जहां मैं रहता हूं कानपुर, यहाँ से हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट जब आपकी राजनीतिक पैदाइश नहीं हुई होगी, भाजपा की बात कर रहा हूँ, तब वहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट ठीक है संदीप जी, मैं आप आऊंगी कह रहे हो आपके पास। अब अनुज अग्रवाल वरिष्ठ एक पत्रकार। पॉइंट पर ठीक है ठीक है छोटा ठीक है, आऊंगी अभी इन्होंने ठीक है संदीप जी, अभी आऊंगी मैं। इन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या देखिए जुड़े हुए हैं भैया। ठीक है संदीप जी। अनुज अग्रवाल जी देखिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब से पीएम मोदी आए हैं राजनीति में और वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, उन्होंने पॉलिटिक्स का कल्चर ही बदल कर रख दिया है। आपका क्या कहना है इस पर? मुझसे पूछ रही हैं श्वेता जी? जी अनुज जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तभी से पॉलिटिक्स का एक कल्चर उन्होंने बदल कर रख दिया है, एक नया आयाम स्थापित किया है राजनीति में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार, मोदी जी ने जिस तरीके से एक के बाद एक तीसरी बार अपने आप को जनता से एक तरीके से मोहर लगवाई है अपनी एग्जिस्टेंस पर, अपने कार्यक्रमों पर, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। किसी विपक्ष की अगर पीछे 75 सालों का इतिहास देखा जाए तो नेहरू और इंदिरा जी के बाद एक मोदी जी हैं जो इतने लंबे समय तक लगातार रहे, और लगातार अब ये जो फेज है इसमें इतनी जन जागृति है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इतने ज्यादा मीडिया चैनल्स है और अखबार है कि आपकी हर दिन रेटिंग होती है, हर दिन रैंकिंग होती है। ऐसे में जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाए रखना, अपनी पहचान बनाए रखना, अपना अस्तित्व बनाए रखना, अपनी एक्सेप्टेंस बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नेहरू जी, इंदिरा जी के फेज में तो आप बहुत थोड़े से लोगों से कंसर्न होते थे, लेकिन आज की डेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनको हर मिनट जनता से टच में रहना पड़ता है, सोशल मीडिया उनको लगातार जोड़े रखता है। तो मोदी जी ने उस वाले फेज में अगर अपनी पहचान बनाई, अपनी पकड़ बनाए रखी और अपनी सरकार लगातार तीसरी बार ले आए, तो ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने कुछ ना कुछ जमीन पे काम करे हैं, और वो काम इतने क्रांतिकारी, इतने बदलाव वाले थे कि जनता के पास विपक्ष के लिए सोचने का मौका ही नहीं था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम विपक्ष को लाए। पहली बार में भी, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, और जबकि हमारी जो मेजोरिटी का
जो पॉइंट है वो 272 सीटों का है। तो निश्चित रूप से विपक्ष बहुत पीछे रह गया, और मोदी जी ने जो बहुसंख्यक बात की और सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति करी और बड़ा समग्र एक सोच के साथ देश का विकास किया, वो अभूतपूर्व है। और इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये जनता अपने आप कहती है। और जब तीसरी बार जब मोदी चुने गए तो निश्चित रूप से कुछ सीटें कम थी, लेकिन उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई, हर जगह उनकी सरकार आती गई। तो ये लगता था कि बीजेपी के अंतर विरोधों के कारण, आपसी गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं लोकसभा में वो उतनी सीटें नहीं ले पाए, लेकिन अंततः वो जैसे ही वो अपने आपसी मतभेद को सुलझा पाए, उसके बाद हर जगह पर वो बड़ा अच्छी परफॉर्म करते गए। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले मेरा एक सवाल भी है आपसे। अगर राजनीति को इतर रख के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचे 11 साल में, आप ये बताइए दिल पर हाथ रख के कि क्या इसमें कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं? देश की कायाकल्प बदली है, हुई है? हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात हुई, जो डिबेट में जो बातें आई हैं, उस पर थोड़ा सा बात कर दूं। अभी सर ने कहा 2-3 चीजें कही, मैं उस पर बात रखना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि राजनीतिक कल्चर चेंज हुआ क्या? बिल्कुल चेंज हुआ है। अब देखिए, जैसे पहले जो है चोर आते थे गांव में या डकैत आते थे, तो माँ अपने बच्चे को पहले ले जाकर छिपाती थी। आज विधायक छिपाना पड़ रहा है। कल्चर नहीं चेंज हुआ है? क्या लगता है चेंज हुआ ना? आज सरकार जबरदस्ती छीन ली इन्होंने। सरकार किसी की बनी जबरदस्ती, पैसे के बल पर, गुंडई के बल पर, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके ये काम किया। और कल्चर और बता दे रहा हूं, अब तक ईडी के 90% से जो केस दर्ज हुए, 95% केस जो है विपक्ष के नेताओं पर दर्ज करके अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। ठीक है संदीप जी, विदु रावल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विदु रावल जी, देखिए संदीप जी कह रहे हैं कि आप विधायकों को अपने छुपाते हैं, जवाब दीजिए, मैं चाहूंगी विदु रावल जी। देखिए, संदीप जी बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप उस अनुपात पे मुझे उत्तर करने का जरूर समय दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके पास भाई हमको तो बहुत कम समय मिला है भाई। हाँ सर सुनिए ना, सवाल छोटे होने चाहिए, उत्तर बड़ा होता है हमेशा, उत्तर पुस्तिका बड़ी होती है हमेशा। देखिए, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की 2 करोड़ रोजगार को लेकर। जो PLFS जो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 28 करोड़ 54 लाख जो है नई रजिस्ट्रेशन हुई। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किसका होता है? नए जो PPF बनते हैं, यानी PPF अकाउंट, कोई रोजगार करता है उसका जो है PPF अकाउंट खुलता है, और ये नए हैं, ये एग्जिस्टिंग नहीं है। तो 11 साल में 22 करोड़ होने चाहिए, ये तो 28 करोड़ हो गए साहब। इसलिए तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसलिए मोदी को धैर्य रखना पड़ेगा। अभी रखना भी शुरुआत की है मैंने, अभी तवा गर्म होगा, अभी सुनिए। फिर इन्होंने कहा किसान की आय, अरे सुनिए तो सही सर, ऐसे नहीं ना, उतावलापन अच्छा नहीं है। किसानों की आय दुगनी, मैंने तो आपके सवाल बड़े धैर्य से लिखे हुए हैं और आप ही का उत्तर कर रहा हूं, आपका सम्मान करते हुए। किसानों की दुगनी आय को लेकर इन्होंने कहा। तो कांग्रेस के 10 सालों में जो कृषि विकास दर था भारत का, वो था 1.79%, 1.79%। पिछले 11 साल में कृषि विकास दर जो है भारत का है वो 4.87%, लगभग 5%। ये आपसे दुगने से भी अधिक है। दूसरा, ये बड़ी बार पूछ लेंगे भाई, अगर इसको टेंजिबल लाभ की बात करें, इनके समय गेहूं का MSP क्या था? 1350 रुपए, आखिरी जो छोड़कर गए थे। आज गेहूं का MSP क्या है? 2275 रुपए। ज्वार का जो है आज 3225 रुपए। बाजरे का है 2500 रुपए। 700 रुपए में खरीदते थे आप बाजरा। MSP जो है, जो केंद्रीय तय होता है। रागी 3846 रुपए हो गया। मक्की 2090 रुपए हो गई। आपके समय जो है 650 रुपए हुआ करता। संदीप जी, जो आंकड़ा ये लग रहे हैं, इससे लग तो रहा है कि कुछ चेंजेस तो आए हैं। और सुनिए, अभी तो ना, अभी इनको प्रवोक मत कीजिए। विदु जी, थोड़ा सा समय कम है हमारे पास। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे बात 2 बार बोल चुके हैं, ये मेरे बात 2 बार बोल चुके हैं। अरे भाई, आप 2 लोग हो तो सुन लेते हैं। बड़े कदमों पे भी श्वेता जी ऐसे तो नहीं बात बन सकती ना, सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। इनकी भी तो जिज्ञासा होगी। समय कम है, बस छोटी सी प्रतिक्रिया, छोटी सी बात। ठीक है, एक बार संदीप जी को भी बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा माल्या पर आने दीजिए। नीरव मोदी को रिश्तेदार किसका भी मैं बताऊंगा। विजय माल्या, जिसने भारत से 8700 करोड़ का डिफॉल्ट कब किया? इनके समय राज्यसभा का सांसद था इनका, और इन्होंने उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन दे कर लोन दिलवाए। जब वो भाग गया, आज उसकी 14,000
500 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने कुड़क कर ली, जब्त कर ली, पैसा आ गया, फिर भी नहीं छोड़ रहे। 9,000 करोड़ से भी कम का डिफॉल्ट किया, 14,000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति पब्लिक बन गई, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं और नहीं छोड़ेंगे, अंतिम को भी नहीं छोड़ेंगे, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज जो है मिलिट्री एक्सपोर्ट, इन्होंने कहा मेरे घर से थोड़ी सी दूर है, इनके समय पूरे 10 साल में मिलिट्री एक्सपोर्ट हुआ 5200 करोड़ रुपए का। आज 1,25,000 करोड़ का जो है मिलिट्री एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हम कर रहे हैं। इन्होंने बड़े कदमों की बात की, ये कहते थे चिमटे से भी नहीं छू सकते, 370 को हमने ऐसे करके तोड़ दिया। समय कम है संदीप जी, आप भी अपनी राय रख दीजिए फटाफट से। रावल जी ऐसे हम सुन नहीं पाएंगे संदीप जी को भी, ठीक है मैं चाहूंगी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये कहते थे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को 3 बार पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं और ये जो चूड़ियां पहनकर मुजरा किया करते थे, इनका मुजरा भी बंद हो गया। ये होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी और सारी किसी एक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लेते हैं तो आपको जानकारी होती है। आप पीएम कृषि सम्मान बात कर रहे हैं, एक आदमी को नहीं दिया आपने, एक आदमी को नहीं दिया, हमने 12 करोड़ को दे दिया। आपने कितने पक्के घर बताए, बता दो। आपने कितने एम्स बनाए, बता दो। आपने कितने मेट्रो आप 5 शहरों में छोड़ कर दिए, आज 21 शहरों में मेट्रो है। आप एक भी किसी सूचना पर हमारे साथ तुलना तो करो, हाईवे पे करो। 74 एयरपोर्ट आप छोड़कर गए थे, आज 150 से ऊपर हो गए। किस प्रकार से आपके समय भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, आज जो है ईडी और सीबीआई का रोना आप रोकते हो। आज आप रोकते हो। हम गए थे कोर्ट में, हम गए थे, करीमोजी को जेल में कब गया, हम कोर्ट में गए थे। सुरेश कलमाड़ी जेल में कब गया, कांग्रेस नेता, हम कोर्ट में गए, तब एफआईआर दर्ज करवाई। आपके समय किस प्रकार से कोयला सचिव, राष्ट्र का कोयला सचिव आपके समय का, वो भी जेल के अंदर है आज तक। किस प्रकार से आप हमसे तुलना करेंगे? आपने एक किसान को सम्मानित दी है। अब चिड़िया ना देखो, चिड़िया ना जानकारी दो, पेन लेकर नोट कीजिए। पान ने आपको तो केवल पप्पू की बात सुननी है, पप्पू की बात सुननी है, आपको जानकारी वाली बात बताएंगे। तो देखिए ठीक है विधु रावल जी, संदीप त्रिपाठी जी, देखिए हमारे साथ अनुज अग्रवाल जी भी बने हुए हैं। अनुज जी देखिए, ठीक है संदीप जी, ठीक है अनुज जी से भी जान लेते हैं। विधु रावल जी और संदीप जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अनुज जी से भी उनकी राय जान लेते हैं। आप दोनों इस तरीके से बोलते रहेंगे तो हम नहीं उनसे उनकी राय ले पाएंगे। ठीक है श्वेता जी, मुझको लगातार बोलना आता है। दुनिया का ये इनके समय 97% जो है मोबाइल हम इंपोर्ट। ठीक है विधु रावल जी और संदीप जी प्लीज शांत हो जाइए यहाँ पर। अनुज जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए बीजेपी कहती है कि जो हमारी नीतियां हैं उसमें परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिखाई देता है। ठीक है फिर, नमस्कार, जय हिंद, सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, इस नीति पर काम करते हैं। डिबेट मत खराब कीजिए, डिबेट मत खराब कीजिए। नमस्ते करके चले जाइए, संदीप जी चले जाइए। संदीप जी नमस्ते कर चुके हैं, संदीप जी नमस्ते करने वाले बने हुए हैं। पहले इनको शांत कराइए तो कुछ बोल पाऊँ। संदीप जी संदीप जी नमस्ते किए हुए कितनी देर हो गई आपको? आप नमस्ते करने के बाद जा भी नहीं रहे हैं। नमस्ते किसने किया आपने? ड्रामा करते हैं। चलिए ठीक है संदीप जी, आप शायद अभी शांत नहीं हो रहे हैं। नमस्ते करके चले जाइए, चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सूर्य विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।